लिखो, हेडिंग लिखो एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले लिखो एक नोट, नोट में लिखो फॉर द फॉर्मूला PE is equals to favorable divided by total. For the formula PE is equals to favorable divided by total to be applicable for the formula PE is equals to favorable divided by total to be applicable, the outcomes of a random experiment, the outcomes of a random experiment must be लिखो, नंबर 1 equally likely, number 2 mutually exclusive, and number 3 exhaustive. Number 1 equally likely, number 2 mutually exclusive and number 3 exhaustive. ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा उस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। ये फॉर्मूला तो हम लोग सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E इज इक्वल्स टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन ये फॉर्मूला जो है, इसको अप्लाई करने के लिए जो आपका आउटकम्स है ना, उसको ये 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो आप लोग 11-12 में पढ़ोगे, अभी हमको उतना डिटेल नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार मैं ये सारा टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इक्वली लाइकली वाले आइडिया पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पूछा हुआ भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव के आइडिया पे कोई क्वेश्चन आपकी किताब में नहीं, फिर भी एक बार सुन के रख लो इसको। ठीक है, इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे और उसका जो आप आउटकम्स डिस्क्राइब करेंगे, उन सारे आउटकम्स का आने का जो चांसेस है ना, वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आप बोलते हो कि डाइस उछालोगे आप, तो डाइस उछालने पे आपके हिसाब से क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इन सब में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ है क्या कि डाइस उछालने पे 2 आने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है और बाकी लोग का थोड़ा कम रहता है? ये 4 आने का चांस ज्यादा रहता है, बाकी लोग का कम रहता है? ये 5 आने का चांस ज्यादा रहता है, बाकी लोग कम रहता है? ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 से लेके 6 तक सबका आने का चांस बराबर है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि जैसे आपके पास में एक कॉइन हो, ठीक है, उस कॉइन में सपोज करो कि एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, उस कॉइन को अगर आप उछालते हो तो हेड आने का चांस और टेल आने का चांस क्या रहेगा? इक्वली लाइकली। लेकिन सपोज करो कि आपके पास में एक डिफेक्टिव सिक्का है जिसके दोनों तरफ हेड ही है, तो उसमें जब आप उसको उछालोगे तो हेड और टेल का चांस इक्वली लाइकली होगा या इक्वली लाइकली नहीं होगा? इक्वली लाइकली नहीं होगा। आया बात समझ? तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस किसी भी चीज को आप एक्सपेरिमेंट मान रहे हो और उसके बेसिस पर आप जो भी आउटकम्स डिस्क्राइब कर रहे हो, वो सारा आउटकम का ऑकर होने का चांस इक्वल होना चाहिए, तो ही फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो चांस इक्वल नहीं है ना, तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आया ये बात समझ? फिर से एक बार बोलता हूं मैं कि आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, आप उसके बेसिस पर आउटकम्स को डिजाइन करोगे कि ये आउटकम हो सकता है, लेकिन जो भी चीज को आप आउटकम बोल रहे हो ना, उसका ऑकर होने का चांस इक्वल होना चाहिए सारे आउटकम्स। Then only you can apply this formula, or else you cannot apply this formula. Clear मेरे ख्याल? दूसरा वर्ड है यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि फिर से रैंडम एक्सपेरिमेंट आप बनाओगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस आएगा आपके पास, और सैंपल स्पेस के अंदर में जो जो आउटकम आप डिस्क्राइब करोगे ना, वो आउटकम्स ऐसा होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद में आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज कोई एक ही पॉसिबिलिटी ऑकर होना चाहिए। मानो कि डाइस उछाला, 1 से लेके 6 के बीच में कुछ भी आ सकता था, लेकिन उछाल के जब वो गिर जाएगा और आप जाके उसको देखोगे तो आपको तो कोई एक ही नंबर दिखाई देगा ना। ऐसा हो सकता है कि डाइस उछाला और एक साथ आपको 2 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। सिक्का उछाला, उछालने के बाद आपको हेड भी दिख रहा है, टेल भी दिख रहा है, मतलब आ दोनों सकता था, हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था,
लेकिन उछाल के गिर जाने के बाद में लास्ट में तो आपको कोई एक ही चीज दिखाई देगा। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होम, कि वट एवर आउटकम्स वी डिस्क्राइब, उन सारे में से कोई एक ही आउटकम मेरा फाइनल आंसर बनेगा, एक साथ दो आउटकम फाइनल आंसर नहीं बन सकते। क्लियर मेरे ख्याल। और थर्ड वर्ड है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि जो भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके बेसिस पर जितना भी आउटकम आ सकता है ना, एवरीबडी शुड बी प्रेजेंट इन द सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल सपोज करके मैं डाइस उछालूं, मुझे पता है कि 1 से लेकर 6 तक आ सकता था, लेकिन अगर मैं डिजाइन करते समय ये बोलूं कि मेरा सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आया बात समझ। आपके काम करने के बाद जो जो आउटकम हो सकता है वो सारा का सारा आउटकम आपके सैंपल स्पेस में प्रेजेंट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव वर्ड आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इक्वली लाइकली वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे जो डीप बात है वो ये है कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना पड़ता है। बट आप इन सभी क्लास 10 में है तो क्वेश्चंस बहुत एलिमेंट्री लेवल का है, तो आपके सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता ही रहेगा, आपको वो चीज क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं। बट एक्चुअली जब आप और डिटेल में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी को तो आपको पता चलेगा कि ये 3 कंडीशन कभी कभी सेटिस्फाई नहीं भी होता है, और जहां सेटिस्फाई नहीं होता वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्लियर मेरे ख्याल में। एक बार और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इक्वली लाइकली का मतलब बताओ फिर से, कि सारा भी मतलब सारा डिस्क्राइब्ड आउटकम्स का ऑकर होने का चांस क्या होना चाहिए, इक्वल, तो ही हम बोलेंगे कि इक्वली लाइकली है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब सारा डिस्क्राइब्ड आउटकम्स में से फाइनल आंसर कोई एक ही आदमी बनेगा, एक साथ दो आदमी फाइनल आंसर नहीं हो सकता। और एग्जॉस्टिव मतलब सारा पॉसिबल रिजल्ट आपके सैंपल स्पेस में लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप कुछ किए और करने के बाद में जो आंसर आया आफ्टर परफॉर्मिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट वो सैंपल स्पेस से भी बाहर का आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइस अगर उछालते हो तो सैंपल स्पेस आपका 1 से लेकर 6 तक सब कुछ होना चाहिए। आप लेकिन अगर बोलते हो कि सैंपल स्पेस 1 से 4 तक ही होगा तो फिर वो आपका सैंपल स्पेस ठीक नहीं है, तब आप वापस से ये अप्लाई नहीं कर पाओ। ठीक है मेरे ख्याल। चलो कुछ लिखवाना है इसके लिए कि याद रहेगा सर? मेनली इक्वली लाइकली ही इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, अब बिगिन करते हैं, एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, ये नॉर्मल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। चलो ठीक है, बिगिन कर रहे हैं, देखो इसको। आओ बिगिन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज 0, जो हो ही नहीं सकता उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। और सच इवेंट इज कॉल्ड व्हाट? डेड भी बोल सकते हो और इम्पॉसिबल भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब हो के ही रहेगा, उसको क्या बोलोगे? मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1। और ऐसे इवेंट को क्या बोलोगे? श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखो ये वापस से थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एलिमेंट्री इवेंट में एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि क्या होता था। ठीक है, आप सपोज करो कि एक डाइस उछालते हो, तो एक डाइस उछालने पे आंसर क्या क्या हो सकता है बताओ एक बार? 1 2 3 4 5 6। अब इसके बेसिस पर मैं अगर आपको ऐसा ऐसा इवेंट डिस्क्राइब करके दूं जिसके अंदर में सिर्फ एक ही आउटकम उसको फेवर कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक इवेंट डिस्क्राइब करूं कि गेटिंग द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उसको फेवर कौन करेगा? सिर्फ 2। गेटिंग मल्टीपल ऑफ 6, उसको फेवर कौन करेगा? सिर्फ 6। गेटिंग अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1। तो ऐसे अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे दे के मैं ऐसा इवेंट्स डिजाइन कर सकता हूं जिसके फेवर में इनमें से बस एक एक आदमी आता रहेगा। और इस टाइप का इवेंट जिसके फेवर में सिर्फ एक आदमी आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल इवेंट, ये एलिमेंट्री इवेंट जो भी बोलता। ठीक है, अब एक एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा इस सिचुएशन? 1/6। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट आप कितना बना पाओगे? 6। अगर जितना आउटकम है उतना एलिमेंट्री इवेंट बना सकते हो, और एक एलिमेंट्री इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो होगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये 1 डिवाइडेड बाय 6 इस सिचुएशन। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितना होगा आपके पास में? 6। और सबका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना कितना होगा? 1/6 1/6 1/6। और सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? 6 into 1/6 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक फैक्ट है जिसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। ठीक है, और एक एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। जैसे इस केस में एक एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/6। कार्ड्स के केस में एक एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/52।
2 कॉइन के केस में एक एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/4, 3 कॉइन के केस में एक एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/8। 8 आउटकम आता था 3 कॉइन वाले में। जितना आउटकम होगा 1 डिवाइडेड बाय दैट वो एक एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी है, और सारे एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, इसको देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा हमेशा 0, और लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगा 1। 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा। ठीक है मेरे ख्याल में? ओके, इसको पढ़ लो एक बार पहले अच्छे से। पहले वाले में क्या होना चाहिए बताओ? अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। मतलब स्टार्ट होना एक आउटकम है और डज नॉट स्टार्ट होना ये एक और आउटकम। अब देखो, कोई भी चीज को इक्वली लाइकली होने के लिए उसको ज्योग्राफी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आप अपने हाथ में एक डाइस ले लो, यहां बैठ के उस डाइस को उछालो, आपका आउटकम 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है और सबका आने का चांसेस इक्वल है। आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, उसी डाइस को फिर से उछालो, 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ आ सकता है और सबका आने का चांस वहां पर भी क्या होगा, इक्वल होगा। आप सेम डाइस लेके थार डेजर्ट चले जाओ और वहां बैठ के आराम से उसको उछालो और देखो कि 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है और सबका आने का चांस वहां पर भी इक्वली ही होगा। आप महात्मा गांधी जिससे लूडो खेलते होंगे वो वाला डाइस ले लो, उछाल के देखो, 1 से लेकर 6 तक सबका आने का चांस इक्वल है। ये बिल्कुल नया एक फ्लिपकार्ट से आप डाइस ऑर्डर करो और उसको उछाल के देखो, 1 से लेकर 6 तक आने का सबका चांस इक्वल है। लेकिन सेम कैन नॉट बी सेड इन केस ऑफ कार। अब महात्मा गांधी जिस गाड़ी से ट्रेवल करते थे उसको लाके आप आज स्टार्ट करने का ट्राई करोगे तो कैसा हालत रहेगा, सोचो। आया बात समझ? या आप एक नॉर्मल गाड़ी ले लो और उसको आप यहाँ पे आराम से चलाओ, उसी गाड़ी को लेके आप जम्मू कश्मीर ले जाओ, हो सकता है कि ठंड की वजह से स्टार्ट ना हो। आया बात समझ? तो ये जो आउटकम्स डिस्क्राइब किया हुआ है, ये ज्योग्राफी, नया पुराना, इन सब बातों से इफेक्ट हो रहा है। आया बात समझ? तो इस टाइप के आउटकम्स को हम इक्वली लाइकली नहीं कह सकते, इसीलिए फर्स्ट वाला जो है वो आपका इक्वली लाइकली कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। ठीक है, सेकेंड वाला पढ़ के देखो। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स, एक बात है, और मिसेस द शॉट, ये दूसरा बात है। अब सोचो कि ये इक्वली लाइकली होगा कि नहीं होगा। मैं फिर बोलूंगा कि नहीं होगा। रीजन है, सोचो, जैसे मैंने आपको बोला ना कि डाइस के केस में ज्योग्राफी मैटर नहीं करेगा, यहां करो, यहां से 10 किलोमीटर आगे जाके करो, 50 किलोमीटर आगे जाके करो, सेम सिचुएशन रहेगा। लेकिन प्लेयर के बारे में सोचो, बास्केट के अगर वो बहुत पास है तो चांसेस है कि हाँ हो जाएगा, और अगर बास्केट से उसको जैसे जैसे आप दूर करते जाओगे उसका बास्केट करने का चांस उतना कम होता जाएगा। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद तो उसका बॉल बास्केट तक पहुंचेगा भी नहीं। आया बात समझ? तो इस आउटकम को भी हम इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते। हाँ, इसके अंदर में अगर ऐसा होता ना, कुछ इस टाइप का फिक्स कर दिया होता कि फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बास्केट या फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बास्केट, तब कुछ बोल सकते थे कि अच्छा हाँ हो जाए। लेकिन फिलहाल डिस्टेंस पे तो कोई बात किया नहीं है, इसीलिए जो ये डिस्क्राइब किया हुआ है इसको हम इक्वली लाइकली नहीं मान सकते। क्लियर मेरे ख्याल? थर्ड वाला देखो, ये वाला होगा, क्योंकि आप कहीं पर भी बैठ के ट्राई करो, दो ही चीज हो सकता है, या तो राइट होगा या फिर रॉन्ग हो। आया बात समझ? फोर्थ वाला ये भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोचो इसके बारे में। एक ही रिजल्ट क्यों है? हाँ, मतलब पहले तो ये बताओ कि फेयर वे होता है आपके हिसाब से कि नहीं होता? होता है मेरे ख्याल में, क्योंकि उछालने के बाद में हेड और टेल दोनों का आने का चांसेस बराबर है। ठीक है, तो एक तो वो फेयर वे होता है, और क्यों होता है तो उसका रीजनिंग ये होगा कि एक कैप्टन हेड कॉल करेगा और बाय डिफॉल्ट दूसरे कैप्टन को क्या मिल जाएगा, टेल। ठीक है, और हेड और टेल जो दोनों को इंडिविजुअली फेवर कर रहा है, दोनों का आने का चांसेस क्या है, इक्वल। जितना हेड का आने का चांसेस है उतना ही टेल का आने का चांसेस है। तो सिंस द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, देयरफॉर इट कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग हु विल गेट द बॉल। ठीक है, तो इसमें लिख लो एक वर्ड आप लोग, it is considered a fair way, it is considered a fair way because the outcomes are equally likely, because the outcomes are equally likely। क्वेश्चंस का ना नंबरिंग ध्यान से कर लेना, बाकी जो वन वर्ड वाला क्वेश्चन है उनको तो आप पीडीएफ से ही पढ़ लेना। ठीक है,
इसमें लिख लो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। नहीं, बॉम्बे। देखो ए तो हो ही सकता है क्योंकि 2/3 का आंसर 1 से लेके 0 के बीच में लाई करता है। 15% का मैं आपको बताता हूँ, परसेंटेज सिंबल का मतलब क्या होता है, 1/100। तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, 15/100। 5 से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/20। ये 15/100 भी आप रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से लेके 1 के बीच में तो वो है ही, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। फिर 0.7, ये भी 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। लेकिन -1.5 जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी लेस देन 0 और इट कुड नेवर बी मोर देन 1। तो इसमें तो नेगेटिव हो गया, इसलिए नहीं हो सकता। नंबर 5, इसे बहुत इजी है, जल्दी जल्दी बताने का ट्राई करो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, क्या हो जाएगा, 1 - 0.05 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.95। नेक्स्ट पढ़ो इसको। इशिता खुश हो रही है, अच्छा है। देखो, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, बोल दिया कि सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है। उसके बाद में मालिनी, इसने ये कैंडी निकाला और इसने ढूंढा कि ऑरेंज कैंडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो कहां से मिलेगा, आया बात समझ। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मिलेगा, इससे क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 1। पक्का है कि कोई भी कैंडी निकालो, सारा जब लेमन फ्लेवर्ड ही है तो आपको लेमन फ्लेवर्ड ही मिलेगा। ठीक है मेरे ख्याल में। 7 नंबर देखो, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज इतना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। अब आप देखो कि इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेम बर्थडे होना और सेम बर्थडे नहीं होना ये मेरे ख्याल में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में से एक का प्रोबेबिलिटी अगर हमको दिया हुआ है तो दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 - जो भी दे रखा है हमको। इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना होगा, 1 - 0.992 और कितना आ जाएगा ये, 008। अगला क्वेश्चन देखो, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? टोटल बॉल कितना काउंट कर लो, 3, 5, 8 हो गया शायद। और रेड बॉल कितना हो जाएगा, क्या 3/8 ना, और नॉट रेड 5/8 चलेगा मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखो, सोचो क्या होना चाहिए। टोटल कितना है, 5, 8, 13 और 4, 17। और इसमें से रेड का प्रोबेबिलिटी अगर चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, 5/17। वेरी गुड। व्हाइट का 8/17 और नॉट ग्रीन का, नॉट ग्रीन मतलब इसको छोड़ दो, बाकी ये आए तो भी ठीक है, ये आए तो भी ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13/7। ठीक है मेरे ख्याल। नेक्स्ट देखो, टोटल कॉइन कितना है इसके हिसाब से, 50 पैसा वाला देखना ध्यान से 100 कॉइन है इसके पास, हाँ। 1 रुपया वाला 50 कॉइन है इसके पास, और 2 रुपया वाला 20 कॉइन है, 5 रुपया वाला 10 कॉइन। अब आप पहले सोचो कि टोटल कॉइन कितना है, 100 + 50 150 + 20 170 एंड +10 कितना हो जाएगा 180। तो टोटल नंबर जो सिक्का है आपके पास में वो कितना है 180। उसके बाद में आपसे पूछा है कि ऐसे मतलब हिला डुला के पैसा अगर निकालने का ट्राई करोगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 50 पैसा का कॉइन निकलेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा इसमें 100 और टोटल आउटकम कितना है 180। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट वाला देखो कि इट विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। तो 5 वाला को छोड़ दो, ठीक है ना। अब बाकी कॉइन मिला के कितना हो जाएगा 170, उसमें से कुछ भी आ जाए चलेगा मेरे को, ठीक है। और टोटल कितना कॉइन है इसमें 180।
तो फेवरेबल हो गया 170 और नीचे आ जाएगा 180। सेम ही लॉजिक लगा रहे हैं, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अरे ये सब बहुत इजी है, फटाफट बोलना है आप लोग। 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। टोटल फिश कितना है 13, और आपको मेल फिश का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मेरे ख्याल में 5/13। फीमेल का चाहिए होता तो क्या होता, 12 नंबर देखो। पढ़ लो एक बार फिर बात करते हैं। देखो 1 से लेके 8 तक मार्क किया हुआ है यहाँ पे, पहला बात तो ये है। फिर हम लोग से पूछा है कि इसको एक बार शायद स्पिन कर देंगे तो 8 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो। तो 8 के लिए फेवरेबल आउटकम कितना है 1, टोटल आउटकम कितना है 8, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/8। फिर एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितना है इसमें 4, और टोटल आउटकम कितना है 8, तो 4/8। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 6/8। फिर उसके बाद में अ नंबर लेस देन 9, 8/8। सारे नंबर तो लेस देन 9 है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक और अगर पूछता कि अ नंबर मोर देन 9, उसका हो जाता 0, क्योंकि एक भी नंबर मोर देन 9 तो है ही नहीं, ठीक है। 13 देखो, a die is thrown once, find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number। प्राइम नंबर का 3/6 करेक्ट। फिर a number lying between 2 and 6, सोच लो एक बार, शायद गलत लग रहा है मेरे को। बिटवीन 2 and 6 जब बोल रहा है तो 2 और 6 को इंक्लूड करोगे कि उसको इंक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड तो नहीं करना, तो काउंट करो क्या क्या बच गया, 3, 4 और 5, तो 3 ही आउटकम आपके फेवर में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी 3/6। ऑड नंबर 3/6। नेक्स्ट, one card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards, find the probability of getting a king of a red color। किंग टोटल कितना होता था, टोटल किंग 4, जिसमें से 2 क्या होता था ब्लैक और 2 क्या होता था रेड, तो प्रोबेबिलिटी से कितना हो जाएगा 2/52। फेस कार्ड 12/52। रेड फेस कार्ड 6/52। जैक ऑफ हर्ट्स, हर्ट में तो एक ही जैक आएगा, तो 1/52। स्पेड, स्पेड का क्वांटिटी कितना है टोटल 13, कोई भी एक आज चलेगा मेरे को, तो इसका हो जाएगा 13/52। क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड में भी एक ही क्वीन है, तो इसका हो जाएगा वापस से 1/52। किसी में डाउट है, क्लियर है सारा? इसको देखो, आओ देखते हैं, बात करते हैं। 5 cards, the 10, Jack, Queen, King, Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is picked up at random। पहले मेरे को ये बताओ कि आपके पास में पूरा डेक अवेलेबल है 52 कार्ड्स का, या लिमिटेड सप्लाई है? लिमिटेड सप्लाई है। कितने कार्ड्स का सप्लाई है 5, और ये सारा वो 5 कार्ड जो आपको बताया। फिर क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। एक कार्ड आप निकालोगे वो क्वीन होना चाहिए, तो टोटल कार्ड फिलहाल अवेलेबल आपको कितना है 5, और उसमें से एक मेरे ख्याल में क्वीन है, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा इस केस में 1/5। ठीक है, ठीक है ना ये वाला। नेक्स्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एस। अब पहले थोड़ा सा सोचो कि पहले 5 कार्ड था, उसमें से एक क्वीन भी था और एक शायद से एस भी था, ठीक है। तो उस 5 में से जब आप एक क्वीन निकाल रहे थे तो टोटल कार्ड आपके पास था 5, इसीलिए टोटल का क्वांटिटी आ गया नीचे, और फेवरेबल कार्ड जो आपको क्वीन चाहिए था उसका क्वांटिटी था 1, इसीलिए आपको ऊपर मिल गया 1। फिर ये क्या बोल रहा है कि जो वो कार्ड क्वीन वाला मिला ना उसको निकाल के बाहर कर, तो अब आपके पास में टोटल कार्ड बचा हुआ कितना है 4, ठीक है। और उसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्या गायब हो चुका है उसमें से, अब क्वीन उसमें से बाहर जा चुका है, और बाकी सारा कार्ड अभी भी पड़ा हुआ है उसमें, ठीक है ना। और बाकी सारा कार्ड क्या क्या है देखो, 10, जैक, किंग और एस। उसके बाद में आप एक और कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं,
तो अब जब आप सेकेंड टाइम ड्रॉ कर रहे हो तो टोटल कार्ड कितना अवेलेबल है, 4, इसीलिए नीचे तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और एस कितना है आपके बचे हुए कार्ड्स में 1, इसीलिए ऊपर क्या आ जाएगा 1, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4। लेकिन सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो, नीचे तो 4 ही रहेगा, ऊपर लेकिन आ जाएगा 0, क्योंकि जो क्वीन था वो तो बाहर चला गया ना, अब तो क्वीन है ही नहीं, तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। देखो इसको देखो, ये भी बहुत इजी है। देखो इसके लैंग्वेज के हिसाब से ये क्या बोल रहा है आपसे कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। तो मेरे को ये बताओ कि टोटल पेन कितना है यहाँ 144। पहले तो ये चीज क्लियर होना जरूरी है कि 12 को आपने 132 के साथ मिक्स कर दिया तो टोटल पेन आपका कितना हो गया इमीडिएटली 144। फिर आगे क्या बोल रहा है देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट वन पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। फाइन, one pen is taken out at random from this lot, determine the probability that the pen taken out is a good one। तो good one का क्वांटिटी कितना है 132 और टोटल पेन का क्वांटिटी 144, तो आंसर आपका हो जाएगा, वेरी गुड, यही आंसर। नेक्स्ट देखो, देखते देखो ये बोल रहा है कि एक बैग के अंदर में 20 बल्ब है जिसमें से 4 क्या है डिफेक्टिव। तो मेरे को ये बताओ कि टोटल बल्ब यहाँ पे 24 होगा कि 20 ही रहेगा 20। सोचो, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब। पिछले बार वाले में ऐड होकर टोटल आ रहा था, लेकिन इसके लैंग्वेज के हिसाब से टोटल 20 ही है जिसमें से 4 डिफेक्टिव है और गुड कितना है 16 गुड है। आया बात समझ के यहाँ तक। आगे देखो कि 1 बल्ब मतलब यहाँ पे 4 डिफेक्टिव और 16 याद रखना कि दे आर गुड, और दोनों मिला के 20 होगा जो टोटल बल्ब है। आप ये चीज पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में है कि 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव का क्वांटिटी कितना था 4, टोटल कितना था 20, इसलिए ये हो जाएगा 4/20। क्लियर मेरे ख्याल, चलेगा ये चीज। आगे का लैंग्वेज देखो कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। नॉट डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि वो एक अच्छा बल्ब था और उसको रिप्लेस भी नहीं किया। अगर रिप्लेस नहीं किया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो टोटल बल्ब पहले आपके पास में 20 था वो अब कितना हो जाएगा 19। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि फर्स्ट ड्रॉ में जब बल्ब निकाला ना तो वो एक अच्छा बल्ब निकला और उसको निकाल के बाहर कर दी। तो अब आपके बैग में कितना बल्ब बचा हुआ होगा 19, जिसमें से गुड कितना होगा 15, क्योंकि एक गुड तो निकल गया। अब बैंड अभी भी कितना होगा 4। आया बात समझ। अगर आप फर्स्ट वाले में जो बल्ब आपका निकलेगा और अगर आप मान के चलते हो कि वो अच्छा बल्ब था और उसको बाहर कर देते हो तो बैंक के अंदर का नया कॉम्पोजिशन क्या होगा, टोटल बल्ब कितना रहेगा आपके पास में 19, उसमें से गुड का क्वांटिटी कितना होगा 15, क्योंकि एक बल्ब बाहर चला गया, और बैड का क्वांटिटी अभी भी कितना रहेगा 4। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को ट्रू मान के चलूं तो इसके हिसाब से मेरा जो नया सिचुएशन है वो ये है कि अब मेरे पास में 15 गुड बल्ब है और 4 बैड बल्ब है। ठीक है, और टोटल बल्ब कितना है 19। उसके बेसिस पर देखो ये कुछ बोल रहा है मेरे को कि नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड या बैड, गुड का ही प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। ठीक है, और कौन से सिचुएशन के रेस्पेक्ट में, पहले वाले के रेस्पेक्ट में कि सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में? सेकंड वाले के रेस्पेक्ट। सेकंड वाले की सिचुएशन में गुड बल्ब का क्वांटिटी कितना है सोचो 15, और टोटल बल्ब का क्वांटिटी कितना है 19। तो इसीलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 15/19। ठीक है, देखो एक बार अच्छे से सोच लो पहले, और अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो पूछो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बन ही जाना चाहिए आप लोगों से। देखो कर रहे हैं डिस्कस एक बार। आपके पास में नंबर कहां से कहां तक अवेलेबल है बताओ, 1 से लेके 90 तक। ठीक है, फर्स्ट वाले में पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर। तो 1 से लेके 90 में पहले मेरे को बताओ कि 1 डिजिट नंबर कितना होता है 9 होता है, और बाकी सारा क्या होगा 2 डिजिट। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितना होगा 81, इसीलिए पहले का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 81/90। वेरी गुड। परफेक्ट स्क्वायर का आंसर क्या होगा
करेक्ट। एक बार मैं थोड़ा सा वैसे डिस्कस कर देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा बताओ। मेरे ख्याल में 1 खुद परफेक्ट स्क्वायर है, 1 के बाद कौन है 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64 और लास्ट 81। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 81 तक गया है। 1 किसका स्क्वायर है 1 का, 81 किसका स्क्वायर है 9 का। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना आया होगा, 9 टर्म्स आया होगा या 9 आउटकम्स आया होगा। और यही सारा मेरा फेवरेबल है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले तो फेवरेबल आउटकम का क्वांटिटी कितना हो गया 9, टोटल आउटकम कितना है 90। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 9/9। ठीक है मेरे ख्याल चलेगा। नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 कौन कौन होगा थोड़ा सोचो ध्यान से। 5 खुद होगा, 5 के बाद कौन होगा 10, 10 के बाद कौन होगा 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40 के बाद 45 के बाद फिर 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 90 खुद भी तो डिविजिबल है ही। तो ये इतना सारा नंबर आएगा। अब आप सोचोगे सर सारा लिख के काउंट करना होगा क्या, तो हाँ एक तरीका वो भी हो ही सकता है। अब बाकी एक शॉर्टकट ये लगा सकते हो कि 90 को सीधा 5 से डिवाइड करो, कितना है 18। तो 5 18 ज्यादा गया है ये, और 5 1 जा से ही स्टार्ट हुआ होगा क्योंकि 5 1 जा 5 है, 5 2 जा 10 है, 5 2 जा सॉरी 5 3 जा कितना है 15 है। तो इस सिस्टम में 1 से लेके 18 तक गया है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ जाएगा 18। इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 90। ये इसका आंसर। ठीक है नेक्स्ट देखो। अच्छा यहाँ पे फोटो नहीं आया, मैं बना देता हूँ एक सेकंड। बोलो तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ए फिर ये देखो ई ए। अच्छा देखो यहाँ पे फटाफट, मतलब ये स्पेशल डिजाइन है, मतलब ऑर्डर देके बनवाया गया है, नॉर्मली खरीदा नहीं। और इस डिजाइन के फेसेस पे ये सारा नंबर्स लिखा हुआ है। 6 फेस होता है एक नॉर्मल डाइस के पास, तो 6 फेस पे ये चीज लिखा हुआ है। अब आपको पूछ रहा है कि बताओ द डाइस थ्रोन वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। तो ए का हो जाएगा 2/6। ये अर्जुन मार खाएगा, बदमाशी कर रहा है ये भर भर के। ये 2 बार है ना, ठीक है, और डी कितने बार है 1 बार है। तो ए का आंसर 2/6, डी का आंसर 1/6। नेक्स्ट देखो। अच्छा ये तो कर चुके हैं शायद कर। देखो देखो यहाँ पे ये जो 144 है ये मेरे ख्याल में टोटल पेन का क्वांटिटी है। चलो देखो यहाँ पे अ लॉट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बॉल्स। अच्छा बॉल नहीं है, बॉल पेन है, ठीक है। 144 बॉल पेन, जिसमें से बोल रहे हैं कि 20 डिफेक्टिव है और बाकी सारा का सारा अच्छा है। तो टोटल बॉल पेन का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 164 या 144 ही रहेगा 144 ही रहेगा। उसमें से 20 खराब है, गुड का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा मेरे ख्याल, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए 144 होना चाहिए। फिर ऐसा बोला हुआ है कि दुकानदार जो है वो रैंडमली एक पेन उठा के, गलत बोल दिया क्या, अच्छा हाँ सॉरी, मतलब इतने चीजों का ध्यान रखना होता है ना कि दिमाग ही भटक जाता है। देखो ये खराब है और ये हो गया आपका अच्छा का क्वांटिटी। दुकानदार एक रैंडम पेन निकाल के नूरी को देगा और अगर वो अच्छा हुआ तो नूरी उसको खरीद लेगी और नहीं अच्छा हुआ तो नूरी नहीं खरीदेगी। तो पहला प्रोबेबिलिटी पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाई इट, खरीदेगी कब जब अच्छा होगा, और अच्छा होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 140, और नॉट बाई इट का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 20/140। करेक्ट चलेगा मेरे ख्याल। इसको देखो देखो ये है क्वेश्चन आपका, 2 dice 1 blue and 1 gray are thrown at the same time, now complete the following table।
इवेंट सम ऑन द 2 डाइस, इसका वैल्यूज आपको दिया हुआ है एंड वी कैन सी कि वो सम जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है 2 से लेके 12 तक, ठीक है। तो सम जो है वो 2 से 12 तक वेरी कर सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे सम के फेवर में सेम नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं है। जैसे 2 के फेवर में सिर्फ एक आउटकम, सम के 3 होने के फेवर में 2 आउटकम है, 4 होने के फेवर में 3 आउटकम है, और ये चीज ऐसे बढ़ता रहेगा। कहां तक बढ़ता रहेगा? 7 तक बढ़ता रहेगा। सम 7 होने के फेवर में यू विल फाइंड कि 6 आउटकम, और 7 के बाद में वापस से वो धीरे धीरे कम होने लगे, ठीक है। और कम हो के 12 के फेवर में वापस से कितना आउटकम रहेगा? बस एक आउटकम रहेगा। तो ये जो टेबल हम लोग को फिलअप करना है, इसमें से कुछ ऑलरेडी फिल करके दिया हुआ है कि सम 2 होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/36। सम 3 होने का प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए? बोलो 2/36। फिर नेक्स्ट वाला कितना होना चाहिए? 3/36। नेक्स्ट 4/36। नेक्स्ट 5/36। नेक्स्ट 5/36। समझ में आया? क्योंकि एक आउटकम कम हो जाएगा 8 के लिए। 8 के केस में काउंट करके देखूं, 1 2 3 4 5 ही, ठीक है। और फिर नेक्स्ट धीरे धीरे और कम होता जाएगा, क्या होगा बताओ? 4/36। नेक्स्ट 3/36। नेक्स्ट और लास्ट 1/36। ये हो गया आपका इसका टेबल का फिलिंग। डन? क्लियर मेरे ख्याल में? अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, देखो एक, देखो आज सुबह जो थ्योरी समझाया ना इक्वली लाइकली वाला, उसी का यूज है यहाँ, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 से लेके 12, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उस हिसाब से 11 आउटकम बोल रहा है। Therefore, each of them has probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. अब द पॉइंट इज कि अगर मैं इसके आर्ग्यूमेंट को ट्रू मानूं तो एक इशू है। एक इशू ये है कि जिस चीज को ये अपना आउटकम डिस्क्राइब कर रहा है ना, सबका आने का चांसेस इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों इक्वली लाइकली नहीं है? क्योंकि 2 के फेवर में सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है, 3 के फेवर में 2 आर्ग्यूमेंट है, 4 के फेवर में 3 आर्ग्यूमेंट है। तो जो भी ये आउटकम जिसको बना रहा है, उन सारे के फेवर में ऐसा नहीं कि बस एक एक आउटकम है या 2 आउटकम। कहने का मतलब ये है कि सारे आउटकम के फेवर में सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है। 2 के फेवर में बस एक पॉइंट है, 3 के फेवर में 2 है, 4 के फेवर में 3 है, ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। इसीलिए जिसको ये आउटकम डिक्लेयर कर रहा है ना, दे आर नॉट इक्वली लाइकली, एंड हेंस द आइडिया ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल इज नॉट एप्लीकेबल। और ये तो 1/11 कैसे बोल रहा है मेरे, क्योंकि टोटल 11 आउटकम है, 2 आने का प्रोबेबिलिटी 1/11, 3 आने का प्रोबेबिलिटी 1/11, उस हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो, आई डोंट अग्री विद दिस। व्हाई? बिकॉज द डिस्क्राइब्ड आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। क्लियर? चाहो तो लिख लो इसको, नो बिकॉज द गिवन आउटकम्स, नो बिकॉज the given outcomes are not equally likely, are not equally likely, ठीक है। एक बार फिर से देख लो क्यों ऐसा बोल रहा हूं। 2 के फेवर में सिर्फ एक सिचुएशन है, 3 के फेवर में 2 सिचुएशन है, 4 के फेवर में 3 सिचुएशन है, एंड सो ऑन। और सारे आउटकम के फेवर में अलग अलग नंबर ऑफ सिचुएशन। अगर सबके फेवर में सेम नंबर ऑफ सिचुएशन होता ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सिंस सबके फेवर में सेम नंबर ऑफ सिचुएशन नहीं है, इसीलिए हम इसको इक्वली लाइकली तो नहीं मान सकते, ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट इसको देखो, देखो डिस्कस करते हैं एक बार। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है, एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम। तो पहले आप लोग मेरे को फिर से समझा दो कि आप लोग को सैंपल स्पेस समझ में आता है यहाँ क्या होगा, बताओ, बोलो। मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं ट्रिपल हेड और ट्रिपल टेल, फिर क्या हो सकता है? ये 2 हेड होगा, 1 टेल होगा, और ये टेल कोई भी पोजीशन पे आ सकता है। तो एक बार थर्ड पे रखा, एक बार कहां पे रखोगे? सेकंड पे, और एक बार कहां पे रखोगे? फर्स्ट पे। और क्या हो सकता है? ये 2 टेल हो और 1 हेड हो, और फिर से हेड कहीं पर भी आ सकता है, तो थर्ड पे भी आ सकता है, फिर सेकेंड पे भी आ सकता है, और फिर फर्स्ट पे भी आ सकता है। ये हो गया आपका 8 आउटकम। उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव्स सेम रिजल्ट। मतलब हनीफ जीतेगा अगर सब पे हेड आ जाए या फिर सब पे क्या आ जाए? टेल आ जाए, क्योंकि सेम रिजल्ट का मतलब क्या हो? तीनों पे सेम होना पड़ेगा।
तो अगर ये आया तो भी हनीफ जीतेगा और ये आया तो भी हनीफ जीतेगा, बाकी सारे सिचुएशन में हनीफ हारेगा। और हमसे पूछा है हनीफ के जीतने का प्रोबेबिलिटी कि हारने का प्रोबेबिलिटी। हारने का कितना होना चाहिए बताओ? 6 डिवाइडेड बाय 8, और जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होता? 2/8। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वैसे मेरे को लगता है कर चुके हैं हम लोग, बाकी फिर भी एक बार और ट्राई कर लो। अच्छा क्वेश्चन। देखो हम लोग को बोला हुआ है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाइस को 2 बार फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो पहले तो जैसे ही 2 डाइस का बात चल रहा है, इमीडिएटली आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जाना चाहिए कि इसका बात चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 आना ही नहीं चाहिए एक बार। तो उस सिचुएशन में आप सोचो कि इसमें से कौन सा आपका फेवरेबल आउटकम होगा। मेरे ख्याल में 5 का एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसको छोड़ दो। तो इस दोनों लाइन को मिला के टोटल आउटकम कितना आ रहा है? 11 आ रहा है मेरे ख्याल में। मान लो कि ऐसे आपके पास में 6 है और ऐसे भी वैसे 6 होता, बट ये वाला तो कॉमन एलिमेंट है, तो इसके अलोंग, वर्टिकल के अलोंग कितना एलिमेंट आएगा आपके पास में? 5। तो टोटल 5 आने वाला एलिमेंट कितना हो गया आपके पास में? 11। तो बिना 5 वाला एलिमेंट कितना होगा? क्योंकि टोटल आउटकम कितना था? 36। 5 वाला आउटकम अगर 11 है तो बिना 5 वाला मतलब आउटकम कितना होगा? 25। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाना चाहिए? 25/36। करेक्ट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर रिपीट करना है तो बोलो, चलेगा? फिर सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या हो। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार आए तो भी मेरे को चलेगा, 2 बार आए तो भी मेरे को चलेगा। तो पिछली बार जिनको आप छोड़ रहे थे, इस बार वही लोग आपका क्या बन जाएगा? फेवरेबल आउटकम। मतलब ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन। बाकी सब में तो 5 बस एक बार आएगा, ये वाले में 5 कितना बार आएगा? 2 बार आएगा, बट 2 बार अभी मेरे को चलेगा क्योंकि एटलीस्ट वंस बोला हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया मेरे लिए? 11। और मेरा आंसर कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर? 11/36। तो ये हो जाएगा हमारा 11/36। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, डिस्कस कर रहे हैं इसको। देखो फर्स्ट वाले में हम लोग को बोल रहा है कि 2 सिक्का जब आप उछालोगे तो वो कुछ एक स्पेशल आउटकम मतलब डिफाइन करने का कोशिश कर, और ये बोल रहा है कि हमारे हिसाब से ना आउटकम में होगा 2 हेड 2 टेल और 1 हेड 1 टेल। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली आउटकम्स होता क्या क्या था। एक्चुअल सैंपल स्पेस अगर मैं सोचूं तो उसमें होता है HH, फिर HT, फिर क्या TH, और फिर क्या TT। अगला बोल रहा है कि हमारे हिसाब से 3 ही आउटकम है। एक आउटकम है 2 हेड वाला, एक आउटकम है 2 टेल वाला, ठीक है, और एक आउटकम है 1 हेड और 1 टेल वाला। वो बोल रहा है कि हम इसी को आउटकम मान के चलेंगे। ठीक है, और सिंस 3 ही आउटकम है इसीलिए सबका प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 होना चाहिए। मैं बोलता हूं कि हाँ ठीक है, तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ऑलमोस्ट करेक्ट है, बस एक दिक्कत है तुम्हारे आर्ग्यूमेंट के साथ में कि जिसको तुम आउटकम बता रहे हो ना, उसके केस में क्या है कि एक के फेवर में तो 1 एलिमेंट है, एक और के फेवर में 1 एलिमेंट है, लेकिन तुम्हारे सेकंड आउटकम के फेवर में 2 एलिमेंट है। तो तुम्हारा जो आउटकम है ना, ये वाला सारा का सारा, दे आर नॉट इक्वली लाइकली। आया बात समझ? ये ओके हो सकता था अगर सबके फेवर में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता तो, क्योंकि ये आइडिया क्या लगा रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे हिसाब से ये सारा आउटकम है, तो टोटल आउटकम कितना हो गया? 3। तो उसके हिसाब से इसका प्रोबेबिलिटी 1/3, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3। ये बोलने के लिए उसने फॉर्मूला कौन सा यूज करा होगा? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। बट द प्रॉब्लम इज कि फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल का जो फॉर्मूला है वो आप कभी यूज कर सकते हो जब आपका सारा आउटकम इक्वली लाइकली हो। आया बात समझ? लेकिन इसमें जो डिफाइंड आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली नहीं है, बिकॉज इस वाले आउटकम के फेवर में 1 आदमी है, इसके फेवर में 2 आदमी है, इसके फेवर में फिर से कितना आदमी है? 1 ही आदमी है। तो इसीलिए सबके फेवर में अगर सेम सेम आदमी होता तो ये आर्ग्यूमेंट राइट होता। नहीं आया समझो? क्लियर है मेरे ख्याल में? सेकेंड वाले को पढ़ो और सोचो कि ये राइट है कि रॉन्ग है। तो इसके लिए तो मैं बोलूंगा नॉट करेक्ट, और सेकेंड का आप सोचो एक बोलूं। एक डाइस उछालने पे क्या हो सकता है पहले ये बताओ मेरे। सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे मेरे को ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आउटकम बनाना है अपने हिसाब से। आई विल डिसाइड, आई विल से कि मतलब एक आउटकम ऑड होगा और एक आउटकम क्या होगा? इवन होगा। तो अगर आप ऑड इवन में बाइफर्केशन करते हो तो इसमें से ऑड कितना है? 3, 1 3 और 5। इवन कितना है?
2, 4 और 5। तो आपने बोला कि एक आउटकम ऑड, एक आउटकम इवन। अब आप, अच्छा सॉरी, 2, 4, 6, अभी ठीक है। इस बार आपने बोला कि एक ऑड होगा एक इवन होगा। ऑड के फेवर में कितना आदमी, इवन के फेवर में कितना आदमी। इस बार सेम है कि अलग अलग है? इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप सैंपल स्पेस को ही अपना डिजाइन मान के चलो, आप अपने हिसाब से भी डिजाइन बना सकते हो, लेकिन जो भी डिजाइन आप बनाओगे वो डिजाइन का जो आउटकम आप डिस्क्राइब करोगे वो सारा आउटकम अपने आप में क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली। तब आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो पिछले दो सिचुएशन में इक्वली लाइकली नहीं था वो लोग, लेकिन इस सिचुएशन में ऑड के फेवर में भी 3 आदमी, इवन के फेवर में भी 3 आदमी, तो इक्वली लाइकली हो गया। और आपके नए डिजाइन के हिसाब से कितना आउटकम है यहाँ पे, 2, एक ऑड है और एक इवन है। तो ऑड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ, इवन आने का प्रोबेबिलिटी हाफ। और नॉर्मली भी अगर आप सोचोगे तो ऑड आने का प्रोबेबिलिटी 3/6 हाफ, और इवन आने का प्रोबेबिलिटी 3/6 हाफ। आया बात समझ? ये है इसका असली थॉट प्रोसेस। इसीलिए ये जो सेकंड वाला ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ में प्रोबेबिलिटी आप लोग का फाइनली खत्म, एनसीईआरटी से भी खत्म,